लेकिन ये जो पर्सनालिटी कल्ट वाली बात, ये पता नहीं क्यों मुझे समझ में नहीं आती। जिसकी वजह से इतना फायदा हुआ उसका विरोध क्यों? भाई अगर मान लो अगला नेता अगर पर्सनालिटी कल्ट के आता है तो बीजेपी के लिए अगले 10 साल सुरक्षित हो जाएंगे। तो क्या उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी की पर्सनालिटी कल्ट की वजह से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है? क्या संघ की जो संस्कृति थी उसको नुकसान हुआ है? और ये भागवत नहीं चाहते, आरएसएस नहीं चाहता कि लॉन्ग टर्म में इसकी वजह से कोई दिक्कत पैदा हो? नहीं, संघ की उसमें कोई सोच में नुकसान हुआ ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि उनका सोच में ये है कि कल्ट से जो डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको नुकसान पहुंचता है। और उसका नुकसान क्या होता है? कल्ट लीडरशिप जब होती है तब कोई नुकसान नहीं होता। कल्ट लीडरशिप जब नहीं होती है तो पूरा ढांचा ढह जाता है। आप इस बात को थोड़ा गंभीरता से समझिए। हाँ हाँ। मान लीजिए प्रधानमंत्री है मोदी, तो वो जब तक रहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए उसके बाद कोई दूसरी लीडरशिप ऐसी नहीं आती तो पूरा स्ट्रक्चर ढह जाएगा। आप इसको कांग्रेस के उदाहरण से देखिए कि इंदिरा गांधी के बाद कांग्रेस जिस तरह से ढही है कि आज तक वो खड़ी नहीं हो पाई, क्योंकि वो भी एक कल्ट लीडरशिप थी। कल्ट लीडरशिप के होने से संगठन मजबूत रहता है, ना होने से वो एकदम गिर जाता है। वो चिंता संघ की होती है कि उस पर काम किया जाए और उसको इस तरह से। पर संघ दूसरी बात भी मानता है कि संगठन की वजह से होते हैं सब लोग। और ये आप देख लीजिए ना, जब संघ ने साथ दिया नहीं दिया उसके नतीजे आप देख सकते हैं। 2004 का चुनाव, 2004 की सरकार गिर गई और मोहन जी ने उस वक्त कहा था कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वाजपेयी जी की सरकार आए या जाए। नड्डा जी के इंटरव्यू का नतीजा आप देख लीजिए कि 240 पर पहुंच गए। अब आप कहें कि केवल ये एक कारण नहीं है, मैं भी नहीं कारण एक मानता, लेकिन एक बड़ा कारण होता है कि अचानक विड्रॉ कर लिया गया। ठीक है, आप बैठिए। तो वो मानता है संघ की संगठन सबसे महत्वपूर्ण है। जो स्वयं सेवक है, जो कार्य करता है, वो लगता है तब आप जीतते हैं। उसमें लीडरशिप का अपना रोल है, अपनी इंपॉर्टेंस है। लेकिन तो आप इस बात को समझिए कि जो मैं कह रहा हूँ कि कल्ट लीडरशिप के होने से संगठन मजबूत रहता है। जब वो नहीं होता तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है और उसे संभालना मुश्किल काम होता है। तो अभी किस तरीके की लीडरशिप भविष्य के लिए बीजेपी देख रही होगी? मतलब संघ देख रहा होगा, बेसिकली संघ करना है भाई। एक तरफ आपके योगी आदित्यनाथ वो भी तरीके कल्ट की तरीके से बर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके अलावा कोई ऐसा नेता दिखाई नहीं पड़ता जो क्राउड पुलर भी हो, वोट लेकर भी आने वाला हो, हिंदुत्व का एक साक्षात अवतार हो। तो क्या तलाश रहे हैं, किसको तलाश रहे हैं? हो सकता है, ये मैं नहीं बता सकता कि मतलब मुझे जानकारी नहीं है, बताने की बात नहीं, लेकिन संघ के दिमाग में बहुत सारे नाम चलते रहते हैं, तैयारी होती रहती है। जैसे मोदी जी जब आए थे तब भी शिवराज जी का नाम भी चल रहा था, मनोहर पर्रिकर का नाम भी चल रहा था और तमाम नाम भी उस वक्त चल रहे थे। फिर नरेंद्र मोदी को पिक किया गया। तो हो सकता है इस वक्त भी संघ के विचार में 2 4 5 नाम हो, जरूरी नहीं है कि केवल एक ही नाम हो। और हम लोग योगी जी को समझते हैं, योगी जी की योग्यता पर मैं सवाल नहीं कर रहा, लेकिन संघ कैसे देखता है, कैसे समझता है, इन सब बातों को भी तो देखना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि मोदी जी का, इसको भी हम थोड़ा नैरो तरीके से देख रहे हैं कि भाई या तो मोदी जी की लीडरशिप का नेक्स्ट जनरेशन जो होगा वो अमित शाह होंगे या योगी जी होंगे, और इसमें झगड़ा हो रहा है। मैं इसको ऐसे नहीं देख, हो सकता है कि संघ, लेकिन ये पक्का मान के चलिए कि कट लीडरशिप नहीं होगी नेक्स्ट जो होगा मोदी जी के बाद, जो भी लीडर कल्ट नहीं होगा, चाहे आप कितना भी बड़ा उसको मान लें, और बनाएंगे तो भी उसको समझ में आ जाएगा कि भाई ये नहीं चलेगा। तो क्या ये माना जाए 2029 में भी नरेंद्र मोदी कोई संघ आगे रख के चलेगा या तब तक कोई नई लीडरशिप आ जाएगी? तलाश कर रहे हैं, यदि ग्रो कर लेंगे तो हो सकता है कि हो जाए। मुझे कम संभावना लगती है कि 2029 का चुनाव तो यदि सब कुछ ठीक रहा तो मोदी जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। और अभी इट्स टू अर्ली टू से। ये बताइए, ये जो लेख लिखा, क्या इसको माना जाए कि नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से सुलह करने की कोशिश की है? क्योंकि मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत जिद्दी किस्म के आदमी है, और ये स्पष्ट भी है। देखिए, जो जो आदमी अपने बल पे चुनाव जीता है, भले ही संगठन का उसमें बड़ा रोल रहा होगा, तो और वो मानते हैं कि या इधर माई वे या हाईवे, वो इस फिलॉसफी में यकीन करते हैं। उनके लिए इस तरीके का लेख लिखना ऐसे वक्त में, जबकि चर्चा हो कि दोनों के बीच में तनाव था और तनाव है भी, क्या माना जाए इसको? क्या ये माना जाए कि सुलह हो गई दोनों के बीच में? क्या ये माना जाए कि पार्टी के अगले अध्यक्ष का नाम अब तय हो गया, जल्दी हो जाएगा? इसको मैं कहता हूं कि इससे ये समझ जाइए कि हु इज द बॉस। हु इज द बॉस? मोहन भागवत इज द बॉस। सुलह
मतलब ये एक मौका ऐसा था कि जिस पर कर लिया और आपकी दोनों सवालों के जवाब हाँ हो सकता है। सुलह भी माने और वो जिस तरह से रहते हैं प्रधानमंत्री जी, उसके बाद इसको थोड़ा सा अचरज के साथ देखा जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक बेटर रिलेशनशिप के लिए यदि कहीं आगे पीछे हुआ जाए तो कोई बहुत परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन मैं इसको यही देखता हूँ, सुलह हुई हो, इच्छा से लिखा गया है, मन से लिखा गया है, वो सब कारण हो सकते हैं। ज्योतिपुंज में भी उन्होंने अपनी किताब में मोहन जी का और मधुकर राव जी का जिक्र किया वैसे। लेकिन इसको यदि मैं वन वर्ड में देखूं तो ये मैसेज देता है कि हु इज द बॉस। हु इज द बॉस, सही कह रहे हैं आप, हु इज द बॉस, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। एक और सवाल यहाँ पे बनता है, क्या अमित शाह वो नेता हो सकते हैं नरेंद्र मोदी के बाद, या संघ ये चाहता है कि अब नरेंद्र मोदी की लीगेसी से पार्टी और बीजेपी बाहर निकले? ये चाहता है कि वो मोदी के लेगेसी से बाहर निकले, कि नई लेगेसी तैयार हो, नई लेगेसी तैयार। उसमें आप अमित शाह के लिए जगह देखते हैं? शायद ये झगड़ा ही उस वजह से हो, लेकिन मैं कह नहीं सकता, मतलब मैं इसको कंफर्म तरीके से नहीं कह सकता, लेकिन एक बड़ा कारण वो हो सकते हैं। बड़ा कारण वो हो सकता है। और यदि साफ शब्दों में जितना मुझे समझ में आता है उसमें आज की तारीख में अमित शाह जी मोदी जी के नेक्स्ट लीडर नहीं दिखाई देते बीजेपी में, संघ की नजर से। संघ की एक्टिविटीज के हिसाब से अगर मैं देखूं, मैं कह नहीं सकता क्योंकि अभी तो बहुत टाइम है और अमित शाह बहुत ताकतवर और पावरफुल लीडर्स हैं, बहुत हार्ड वर्किंग भी हैं। और यदि समझे तो अभी तो आप देख रहे हो तो पूरा पार्टी सरकार अमित शाह जी के पास ही है, वही सब कुछ देख रहे हैं। तो मजाक में भी कहता हूँ, कोई बीजेपी को नया अध्यक्ष नहीं चाहिए, अमित शाह जी को नया कार्यवाहक अध्यक्ष चाहिए। खूब कहा आपने, खूब कहा। तो फिर क्या प्रॉब्लम है उनको अमित शाह से? वो उससे भी ज्यादा टफ लीडर है ना, अमित शाह जी को हैंडल करना और मुश्किल काम है। लेकिन अभी ये जल्दी है, अभी थोड़ा सा काम चल रहा है, वो एक मैसेज की तरह से ये काम सारा किया है। व्याख्यान माला में जिस तरह से क्या विचारधारा को भी पूरी तरीके से रीओरिएंट करने की कोशिश की जा रही है, और ये झगड़ा उस बात को लेकर भी है? विचारधारा को तो रीओरिएंट मोहन भागवत ने कर दिया है ना, यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो उस तरह से साहसिक सरसंघचालक है, उन्होंने पूरा रीओरिएंटेशन कर दिया। बल्कि अभी तो बीजेपी उतनी फ्लेक्सी नहीं हो पाई है जितना संघ के सरसंघचालक हो गए। इसका कारण क्या देखते हैं? इसका कारण क्या देखते हैं? इसका कारण पॉलिटिक्स है, क्योंकि जो बीजेपी की पॉलिटिकल लीडरशिप में जो लोग बैठे हैं उनको लगता है कि ये जो फ्लेक्सी होने का जो तरीका है वो सरकार तक नहीं ले जाता। जिस तरह की पॉलिटिक्स आ गई है उसमें बहुत बिटरनेस, बहुत टफ तरीके से, टफ स्टैंड के साथ आपको चलना चाहिए। और बहुत सारे स्वयंसेवक भी इस बात से सहमत नहीं होते। मोहन भागवत जी का सबको साथ लेकर चलने का, या हिंदू मुस्लिम को लेकर बात करने का, या दुनिया को साथ लेकर, मोहन जी को मैं बता रहा हूँ आपको कि 2017 में वो पहले सरसंघचालक हैं संघ के जो राष्ट्रपति भवन गए थे, और उसमें प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे। और अभी रामलाल जी हैं जो पहले बीजेपी में थे, प्रधानमंत्री जी के बहुत सहयोगी रहे थे, वो आजकल मोहन जी का काम देख रहे हैं। और उनका काम है देश के जितने बड़े लोग हैं, वो एम्बेसडर्स हो, वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, वो एकेडमिशियंस हो, वो इंटेलिजेंसिया हो, जो भी लोग हैं उनकी मुलाकात जी से करवाए, सरसंघचालक से करवाए। इसका कारण क्या है? नहीं, वो उसका कारण है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनको कॉर्पोरेट करना चाहते हैं। जो संघ के 100 साल के बाद का जो काम है कि विदेश में जैसे HSS चल रहा है, इस पूरे को एक बड़ा ओपन कर दिया जाए, सबके लिए किया जाए। मोहन जी की पूरी धारणा यह है कि किसी के खिलाफ नहीं होना। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आप संघ को बढ़ा दीजिए, देश में तो बढ़ गया जितना बढ़ना है, वैसे 40-45 देशों में अभी चल रहा है HSS, ठीक है। अभी जो संघ का विदेश का काम देख रहे थे, क्या नाम है उनका, डॉक्टर राम, जो भागवत जी के साथ भी रहे हैं और मनमोहन जी के भाई हैं, ठीक है, वो इंटरनेशनल का काम देखते हैं सारा का सारा, वो भी यहाँ पर मौजूद है। बहुत लंबे समय से विदेश में संघ का काम कैसे किया जाए, और ये शताब्दी वर्ष संघ का समरसता पर ज्यादा जोर देकर काम किया जा रहा है। आप सोचिए ना, आरक्षण पर भी उन्होंने एक तरह से बड़ा स्टैंड लिया है। मैं तो उसको यूटर्न के तौर पे देखता हूँ। जब उन्होंने कहा कि आरक्षण हम
तब तक जारी रखेंगे जब तक कि जो लोग आरक्षण के हकदार हैं वो ये नहीं समझते कि इसकी जरूरत खत्म होगी। तो ये जो मुसलमानों के प्रति नफरत वाली बात है, इसका मतलब ये कि आरएसएस अब उस विचारधारा की उस तत्व को छोड़ना चाहता है। मोहन जी तो कम से कम छोड़ना चाहते हैं। मोहन जी का तो मतलब फिर संघ ही हुआ ना, क्योंकि अगर मोहन जी ये कहते हैं कि जो मैं कहता हूँ मुझे कहा जाता, मैं बोलता हूँ, तो इसका मतलब संघ छोड़ना चाहता। अगर छोड़ना चाहता है तो फिर संघ छोड़ना चाहता है, लेकिन 2018 में बोला था, 2025 में आ गए और उस बात को रीट्रेट कर रहे हैं। लेकिन स्वयं सेवक में बहुत ज्यादातर लोग हैं जो इस बात से सहमत नहीं। ये भी सच है। शेर की सवारी है, शेर की सवारी है। और पॉलिटिकल पार्टी में बीजेपी को लगता है कि ये ठीक नहीं है। किसी मित्र ने कहा मुझे कि भाई जैसे वाजपेयी जी ने किया था 1984 तक, जो वो गांधीवाद और गांधीयन सोशलिज्म पर आ गए थे, तो फिर वापस आडवाणी जी के साथ हिंदुत्व के मुद्दे पर आना पड़ा ना, एक कड़े मुद्दे पर आना पड़ा। तो उसी के साथ बीजेपी को चलना चाहिए, ये बहुत सारे लोग मानते हैं। लेकिन मोहन जी की ईमानदारी पर आप शक नहीं करेंगे, मतलब कोई वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पर नहीं कर रहे, वो इस एक्सरसाइज को लगातार करते जा रहे हैं और वो बहुत मुलाकात करते हैं। अभी आपको ध्यान हो कि पिछले दिनों वो मस्जिद में भी जाकर मिलकर आए थे मौलानाओं से। क्रिश्चियन लीडरशिप से भी उनकी मुलाकात लगातार हो रही है। एम्बेसडर्स जो दुनिया भर के हैं उनसे भी वो लगातार मुलाकात कर रहे हैं। तो वो उसको थोड़ा सा फैलाना चाहते हैं कि जो हिंदुस्तान में जो लोग हैं वो तो समझ ही रहे हैं। वैसे ही का एक लाइन होती है, आपने सुनी है कि नहीं सुनी मुझे, कि दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं। एक तो वो लोग हैं जो संघ में है, दूसरे वो लोग हैं जिनको संघ में आना है। हम दोनों किस लाइन में हैं? आप तो कल्ट लीडर हैं, आप खुद तय करेंगे। नहीं, आपने बड़ी दिलचस्प बातें की विजय जी, मतलब ऑन द सीरियस नोट आपने बड़ी दिलचस्प बातें की और मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों पर भी हमारे यहाँ चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि अगर कुछ बदलाव हो रहा है और अगर वाकई में कुछ बदलाव हो रहा है, अगर हम उसको पकड़ के अपने दर्शकों के सामने रख सकें तो ये भी एक अच्छी चीज़ होगी, हमारे पत्रकारिता का एक इम्पॉर्टेंट पहलू होगा। आज की बातचीत का सिर्फ अर्थ इतना था कि जब कोई प्राइम मिनिस्टर, वो भी नरेंद्र मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर, अगर मोहन भागवत की तारीफ में लेख लिख रहा हो तो वो यूं ही नहीं होता, उसके पीछे गहरे कारण है और वो गहरे कारण आने वाले समय में कुछ और खुलकर भी सामने आएंगे। हम लगातार इसकी परत दर परत लोगों के सामने रखने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे दर्शक भी समझ सकें कि चीजें क्या हो रही हैं। और जब हिंदुस्तान के दो इतने पावरफुल लोगों के बीच में जब कोई चीज चल रही होती है तो उससे देश भी अछूता नहीं रहता और समाज भी अछूता नहीं रहता। इसलिए ये चर्चा बहुत जरूरी थी विजय जी के साथ बात करने। विजय जी, बहुत बहुत बधाई आपको और बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आपकी जब अंग्रेजी की किताब आई, आप हिंदू राष्ट्र पर लिखते हैं। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.